अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मौशी कातिल PTM हुकूमत का जाते हुए अवाम पर एक और वार। मुस्तहकीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म कर दी। गरीबों के लिए हर चीज़ महंगी। चौकीदार ही चोर निकला। पुलिस कांस्टेबल ने थाना डिफेंस के बाहर खड़ी 40 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी कर ली। लापरवाही या नाअहली। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शेखुपुरा ट्रस्ट इंतजामिया की गफलत से टूट फूट का शिकार। डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस भी दूसरे अजला में खेले जाने लगे। और कायमा कमेटी बराए सेहत के इजलास में जान बचाने वाली अद्वियात नापैद होने का इंकशाफ। TB, खून पतला करने वाली अद्वियात, मुख्तलिफ वैक्सीन मार्केट से गायब। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स की, जहां मुस्तहकीन को दी जाने वाली सब्सिडी वापस ले ली गई है। तो नाजरीन, 13 जमाती इत्तेहादी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर से आवाम को मिलने वाला रिलीफ भी वापस ले लिया है। हुकूमत ने नोटिफिकेशन के जरिए यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सार्फिन को दी गई सब्सिडी खत्म कर दी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में होने वाली महंगाई पर न सिर्फ पीपल्स पार्टी, नून लीग बल्कि दीगर जमातें बहुत ज्यादा तनकीद किया करती थी। हुकूमत ने आने का मकसद भी गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से की गई महंगाई को कम करना बताया था। PTM हुकूमत ने अपने 16 माह की हुकूमत में दाल माश की कीमत में 250 रुपये, चना दाल की कीमत में 100 रुपये, आटे की कीमत में 85 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा कर दिया है। गर्ज खाने पीने की कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसे 2 गुना ना कर दिया गया हो। मुख्तलिफ शहरों में अवाम इस हवाले से इज़हार कर रहे हैं। सबसे पहले हम कोयटा का रुख कर लेते हैं। फजल तवाब हमारे साथ मौजूद हैं। फजल, बताएगा महंगाई की सूरत हाल क्या है शहर में, लोग क्या कहते हैं इस बारे में? दीगर शहरों की तरह कोयटा और बलूचिस्तान के अवाम का भी यही कहना है कि PTM के हुकूमत में जो दावे किए जा रहे थे कि आवाम को रिलीफ दी जाएगी, पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी की जाएगी और रोज़गार के मौके फराम किए जाएंगे, इस तमाम तर दावों के बरअक्स जो है सूरत हाल इस PTM के 1.5 साला हुकूमत में उन्होंने देखी। उनका यही कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ मौजूदा हुकूमत में जो है महंगाई के दलदल में जो है गरीब आवाम को फंसाया गया। चीनी महंगी, घी महंगा, आटा जुता जो रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया है, ख़ास तौर पर जो अशिया खुर्दनोश है, उनकी कीमतों में इजाफे के बायस न सिर्फ गरीब आवाम बल्कि मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का जीना भी जो है दोबर हो चुका है। गरीब आवाम पर जो है वो रहम किया जाए, रोज़गार और इसके अलावा जो महंगाई बढ़ती गई है उस महंगाई की सूरत हाल को कंट्रोल करे ताकि आवाम की ज़िंदगी जो है वो भी जो है बेहतर ज़िंदगी जो है आवाम गुजार सके। जी, हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जाते हैं कि आवाम की ज़िंदगी को बेहतर किया जाएगा, लेकिन तमाम वादे वफा नहीं होते। अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खाने पीने की अशिया महंगी हो चुकी हैं, जिस पर गरीब आवाम से सस्ती अशिया की सहूलत छीन ली गई है। जी हाँ, बिल्कुल। काशिफ अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। काशिफ, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स पर अब? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर सदर में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता 1.5 साल में महंगाई में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। पेशावर के शहरियों के मुताबिक PTM के हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं और उनका यही मुतालबा है कि जो महंगाई में इजाफा हुआ है इसको कम किया जाए। शहरियों के मुताबिक हर एक चीज़ की कीमत में तकरीबन 200 से 300% इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें पेशावर की तो पेशावर में आटे की 20 किलो तेले की कीमत जो थी वो 2400 से 2900 तक पहुँच गई है गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों के दौरान। जबकि शहरियों का ये कहना है कि PTM की हुकूमत जब आई थी तो आटे का 20 किलो का तेल जो था वो 1800 और 1700 रुपये में था, अब 2900 रुपये तक पहुंच गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीनी की फ़ी किलो कीमत की अगर हम बात करें तो वो भी 80 रुपये से 150 रुपये तक चला गया है गुज़िश्ता 1.5 साल में। शहरियों जो है उनकी बड़ी तादाद PTM की हुकूमत से नाखुश है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द मुल्क में नया हुकूमत आए जो मुल्क की तरक्की के लिए, आवाम के लिए कुछ सोचे। जी, ये इंतहाई एक मुज़ाहिका ख़ेज़ बात है कि कशकोल तोड़ने की बात पर मज़ीद कर्ज लिया जाता है और महंगाई ख़त्म करने के लिए मज़ीद महंगाई की जाती है और इसकी लॉजिक ये दी जाती है कि चूँकि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थे इसलिए महंगाई करना पड़ रही है। हुकूमत ने IMF के दबाव पर न सिर्फ एनर्जी की कीमतों में इजाफा किया बल्कि यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से यकीनन गरीब आवाम को भी मुश्किलात का सामना है। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखिए, मज़ीद फिर इस पर बात करते हैं।
पीडीएम हुकूमत जाते जाते यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर इनकम सपोर्ट मुस्तहिकीन के लिए सब्सिडी का खात्मा कर गई। महंगाई के इस दौर में मुस्तहिक आवाम के लिए चीनी, घी और आटा भी महंगा हो गया। सब्सिडी के खात्मे के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 30 रुपए और घी 53 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी अब 353 रुपए फी किलो दस्तयाब होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर आजम ने मुस्तहिकीन के लिए आज़ादी पैकेज का ऐलान किया है। अब मुस्तहिकीन को 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए का मिलेगा। चावल और दालों पर 25 रुपए फी किलो की रियायत दी जाएगी। सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन वजीर आजम आज़ादी पैकेज के अहल होंगे। पीडीएम हुकूमत ने न सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म की बल्कि 16 माह की हुकूमत ने गरीब आवाम पर ऐसा महंगाई का बोझ लाद दिया है कि सफेद पोश तबका को भी किचन चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई के खात्मा के नाम पर आईपीडीएम हुकूमत ने खाने पीने की अशिया में गुज़श्ता माली साल में 25% से ज़ायद इजाफा करके अवाम की चीखें निकाल दी हैं। अप्रैल 2022 में महंगाई की शरह 12.07 थी। अब पीडीएम हुकूमत खत्म हुई तो खाने पीने की अशिया में हफ्तावार महंगाई की शरह 28% और माली साल 2023 में 38% से ज़ायद थी। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, रिपोर्ट में यही बताया जा रहा था कि महंगाई की शरह 28% से ज़ायद हो चुकी है और अवाम एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि पीडीएम हुकूमत ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे लेकिन अपने वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए। इस हवाले से अवाम का क्या कहना है, आइए वो सुन लेते हैं। भूखे उठते हैं, एक टाइम खाना कर दिया हमने बच्चों का। ऐसी हुकूमत को खुदा बेड़े गर्क करे हमारी तरफ से, अल्लाह ताला इनको ऐसे जलालत में डाले जैसे हमें जलालत में डाला है। 1000 रुपया लेके उन्होंने अगो लैचर देता कि 1280 रुपए का थैला। ਇਹੋ ਜਿਹੀ हुकूमत है ਵੀਰੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने कि छोटे छोटे बच्चे घरों च भुखे तो मावां सड़कों पे बैठियां ने। कल इतना हटाया कि हमको नहीं मिला, हम क्या करें? अपने बच्चों को जहर दे दें, पानी तक नहीं पिया हमने। सुबह 5 बजे से नाश्ता भी नहीं किया, हराम हो कि हमने पानी पिया। अल्लाह करे इन्होंने बूटे ही पटिया जाए। कोई इंसान का बच्चा आए, इंसान नहीं है। इंसानों का इंसानों को एहसास होना चाहिए, इन्होंने जरा एहसास नहीं है। जब हुकूमत ने, अब तो साबिका हुकूमत हो चुकी है, जब उन्होंने IMF के साथ मुआहिदा किया था, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था, तो हुकूमत ने कहा था कि खुशखबरी की बात है, पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। लेकिन आपने जो अवाम का रद्द-ए-अमल इस पर सुना तो अवाम यही कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा लेकिन आम पाकिस्तानी वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है। चीनी महंगी, आटा महंगा, उसके अलावा दालें महंगी, चावल महंगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती है। तो जो अवाम बेचारे हैं वो एक ही मुतालबा करते हैं, उनकी एक ही दुहाई होती है कि आप एग्रीमेंट करें, आपने जो करना करें, आप कर्ज लें। लेकिन अगर आपने कर्जा लिया है, सवाल यह है कि जो आम पाकिस्तानी हैं उन्हें क्या मिल रहा है? ज़िशान, अवाम बेचारे हैं, ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि अवाम हमेशा से बेचारे हैं और अवाम हमेशा बेचारे रहेंगे। अवाम को क्या मिलना है, ये तो शायद एक वो सवाल है कि जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं होगा। अवाम इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। उन्हें अगर कुछ मिल रहा है तो वो सिर्फ महंगाई मिल रही है। आने वाले दिनों के लिए उम्मीद तो अच्छी की रखनी चाहिए, लेकिन होगा क्या? जो हालात दिखाई दे रहे हैं यकीनन वो अच्छे का पेश खैमा नहीं है। लेकिन बहरहाल दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे, पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जानिब जाएँ और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी की जानिब जाएँ। अब ये गवर्नमेंट तो जा चुकी है, निगरान हुकूमत ने आना है, उसके बाद इलेक्शंस होंगे और डेफिनेटली एक मुंतखब हुकूमत जब आएगी, उम्मीद भी यही करते हैं कि एक मुंतखब हुकूमत आए और वो हुकूमत आकर इस हवाले से इक़दामात उठाए। अवाम को महंगाई से, हालात में तब्दीली आएगी, अवाम के हालात में तब्दीली तो डेफिनेटली आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। तो देखते हैं कि वो क्या करती है और अवाम के लिए क्या इक़दामात उठाती है। बहरहाल उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं अवाम की ही। वो कहते हैं कि जी अवाम अगर अपने हालात नहीं बदलेगी तो कैसे हालात बदलेंगे। तो चौकीदार ही चोर निकला है। पुलिस थाने के बाहर खड़ी 40 से ज़ायद मोटरसाइकिलें अवाम के मुहाफिज पुलिस एहलकार ने चोरी कर ली हैं। लाहौर में थाना डिफेंस के बाहर खड़ी चोरी शुदा, छीनी गई और डकैती में इस्तेमाल होने वाली 40 मोटरसाइकिलें कांस्टेबल इलियास ने कबाड़िया अकरम के साथ मिलकर चोरी कर ली। पुलिस ने गोदाम से चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद करके कांस्टेबल इलियास और कबाड़िए अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि पुलिस के मुताबिक घर के भेदी ने ही लंका ढा दी है। इसलिए कांस्टेबल इलियास के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस की जानिब से तो कह दिया गया है कि अब इलियास के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में
इसका क्या फॉलोअप होता है, गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है या नहीं, लेकिन ये अपनी नौयत का एक अनोखा जो है पेश आए, इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कैसर इफ्तिखार मौजूद हैं। कैसर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। कैसर, ये कैसा वाकया है कि पुलिस जो अवाम की मुहाफिज होती है वही जो है मोटरसाइकिलें चोरी करते हुए पकड़ी गई है? इस हवाले से अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? क्या इलियास को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, अनफॉर्चुनेटली ये जो वाकया है ये लाहौर पुलिस का एक जो इसे कह लें लूप होल सामने आया है, जो कि AVLS के डिपार्टमेंट में जो लोगों की चोरी की गई मोटरसाइकिल्स और जो छीनी गई मोटरसाइकिल्स होती हैं उन्हीं को बेचने का एक इंकशाफ हुआ है, जिसमें AVLS के जो DSP सिटी में जो AVLS DSP जो सिटी थे वो उन्होंने आमिर और उनके जो अमला है उन्होंने क्या किया कि 40 मोटरसाइकिल्स को वहां से जो है वो उठाया AVLS सिटी डिवीजन से। अच्छा। और उनको बेचने की कोशिश की गई, लेकिन बर वक्त जो है वो इंफॉर्मेशन एक जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली CIA ने बर वक्त जो है वो कार्रवाई करने के बाद इन तमाम जो जिम्मेदारान हैं इनको गिरफ्तार किया। अब मसला ये है कि इस तरह के जो वाकयात हैं उस पर जब पुलिस के जो आला हुकाम होते हैं उनके शिकायत जाती हैं या इस तरह की जो चीजें जो सामने आती हैं और मीडिया पर भी जो वायरल हो जाती हैं, तो उसके बाद जो मीडिया के खबर के बाद जो पुलिस है, जो आला अफसरान है, वो उनको सजा और जजा के अमल की तरफ चलने की बजाय जो है वो ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करने की बजाय वो क्या करते हैं कि वो अपने ही जो पुलिस के जो लोग होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही इस केस में जो DSP AVLS हैं आमिर, उनको जो है वो लाहौर पुलिस जो है वो बचाने की कोशिश कर रही है। अभी जो इसकी इंक्वायरी है, क्योंकि इसको गिरफ्तार किया था CIA पुलिस लाहौर ने, जिसमें मोहम्मद अली भट्ट जो है DSP जो सिविल लाइन है उन्होंने CIA ने उठाया था। उठाने के बाद इस चीज को छुपाया गया, लेकिन जो है फॉर्चुनेटली सुनो न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया। खबर ब्रेक करने के बाद जब ये बात सारी सामने आई तो इस बात का पता चला कि DSP के खिलाफ इंक्वायरी करने की बजाय CCP लाहौर ने जराये के मुताबिक, जराये का ये कहना था कि CCP लाहौर जो बिलाल सदीक कमियाना है उन्होंने जो मोहम्मद अली भट्ट को स्पेशली बुलाकर ये इस बात की जो इंस्ट्रक्शन दी कि जो मेन कल्प्रेट है DSP AVLS सिटी डिवीजन, उनको इस इंक्वायरी से निकालकर जो सबऑर्डिनेट्स हैं जैसे कि कांस्टेबलान थे और उनके जो कार खास थे उन पर ये मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हीं से इंक्वायरी की जाए। इसकी वजह बुनियादी ये थी कि लाहौर पुलिस की इसमें बदनामी भी थी और इस तरह के जो केसेस हैं उनको जो छुपाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ये होता है कि जो लोग लॉ एंड एनफोर्समेंट को देख रहे हैं लाहौर पुलिस के, वही लोग अगर इस तरह की इलीगल एक्सरसाइज में या इलिजिटिमेट एक्सरसाइज में पकड़े जाएंगे या साबित होंगे या सामने आएंगे तो उसके लिए पुलिस की बदनामी है। तो हमारा हमेशा ही आला अफसरान से ये शिकवा होता है कि जब इस तरह की जो कोई चीजें रिपोर्ट होती है लाहौर पुलिस के जो मेन जो अक्यूज होते हैं उन पे आप इंक्वायरी जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं करते। कैसे पुलिस की बदनामी का ये बात करते हैं, बदनामी तो इस तरह से भी होती है कि करप्शन अगर पकड़ी जाए और करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए तो फिर ये ज्यादा बदनामी का बायस बनते हैं, बल्कि मुल्क के लिए एक बहुत बड़े नुकसान का बायस बनते हैं। तो इस बारे में क्या पुलिस हुकाम किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करने से गुरेजा है? अब ये आप देखें ना, जैसे मैं बताया कि इसमें मेन जो अक्यूज थे वो थे DSP AVLS सिटी डिवीजन। अब उनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया या उनके खिलाफ अगर इंक्वायरी नहीं की गई और जो दूसरे लोग हैं जो सबऑर्डिनेट्स थे उनके साथ है, जैसे उनके जो कार खास थे और नीचे कांस्टेबलान थे, उन पे अगर इंक्वायरी होगी और अगर जो मेन जब तक आप निशान ये देखिए कि जब तक महकमा पुलिस में कोई ऐसा आप स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे, सजा और जजा के अमल को ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, तब तक हर पुलिस के महकमे में बिल्कुल आम शहरी को इंसाफ नहीं मिलेगा। यही हमारा शिकवा होता है पुलिस के आला अफसरान से कि जब कोई इनके अपने जो अमले के लोग जब किसी भी किस्म की इलिजिटिमेट एक्सरसाइज में दिखाई देते हैं तो लाहौर पुलिस सारी इकट्ठी होकर उसको सजा देने की बजाय या उस पर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी बिल्कुल, जब तक सजाएं नहीं दी जाएंगी तब तक ये तमाम मामला ठीक नहीं होंगे। कैसर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर उन्हें हमें डिटेल बताई। कैसर शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि थोड़ी सी ताकत और बाअसर होना किसी भी इंसान का दिमाग खराब होने की वजह बन सकता है। बाअसर अफराद की जानिब से शहरियों पर तशद्दुद के वाकयात में इजाफा होने लगा है। फैसलाबाद में मजदूर का मजदूरी मांगना ही जुर्म बन गया। बाअसर अफराद के मजदूर पर तशद्दुद से मजदूर
जान की बाजी हार गया। सधार की सब्जी मंडी में 3 आड़ती मुलजिमों ने मजदूर को बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में मुलजिम को मकतूल पर तशद्दुद करते हुए और उसका गला दबाते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं और तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस के बाद मजीद कार्रवाई का भी कहा गया है। इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। शहरोज, बताइएगा ये तमाम तर क्या मामला है और पुलिस अब क्या कर रही है इस सिलसिले में? देखें, ये इंतहाई अफसोसनाक ही वाकया है। ये आड़ती हैं जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है मजदूर को, और सिर्फ मजदूर का जुर्म इतना है कि इसने उनसे जो है वो पैसे मांगे थे, अपनी मजदूरी मांगी थी, जिस पर ये सब्जी मंडी है धार में, यहाँ पर 3 आड़तियों ने इसको मिलकर जो है वो शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके हाथ पांव बांधे और बारी बारी इसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते, एक थकता तो दूसरा जाता और उसके बाद फिर तीसरा जो है वो इसको तशद्दुद का निशाना बनाता। मुलजमान ने जो मकतूल है आसिफ, इसके पाँव भी बांधे और इसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, हाथ भी बांध कर, और डंडों का भी इस्तेमाल किया और तारों के जरिए भी इसको जो है वो तशद्दुद बनाया। ये वाकया जब सामने आया तो उसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आई और थाना ठीकरी वाला में जो मकतूल है उसकी बीवी की मुद्दत में जो है मुकदमा दर्ज हुआ और अब तीनों ये जो मुल्जमान है इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और जो मुकदमा है वो इस वक्त अदालत में जो है। ऐसे मामलात में देखा गया है कि जो अक्यूज्ड पार्टी होती है वो बाकायदा तौर पर प्रेशराइज करती है और उसके बाद ये मामला रफा दफा हो जाता है। इस किस्म की कोई सिचुएशन यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रही। देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि जब भी किसी इस तरह के मजदूर पर या किसी मतलब है कि तशद्दुद होता है तो जो मकतूल को जो कत्ल करने वाले जो दूसरी पार्टी होती है वो प्रेशराइज करती है फैमिली को। तो इस तरह ये अभी भी ऐसा ही हो रहा है। हमारे जो ज़राए उनका कहना है कि इसकी बीवी के साथ जो है वो जो बातचीत चल रही है कि किसी भी तरीके से इस केस को जो है ये वापस ले ले और पैसे वगैरह देकर इस केस को जो है वो रफा दफा कर जाए। लेकिन पुलिस का कहना है क्योंकि अब बात क्योंकि मीडिया पर आ गई है और इस वक्त जो है अदालत में भी केस जो है वो चला गया है, तो अभी फिलहाल जो है वो पुलिस का ये कहना है कि हम हर सूरत जो है वो इन मुल्ज़िमान को जो है सजा दिलवाएंगे क्योंकि ये वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर। ठीक है, और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है किन दफात के तहत दर्ज हुआ है और उसके बाद अब मजीद कार्रवाई क्या की जा रही है? क्या अदालत से रुजू किया गया है इस सिलसिले में? देखिए, थाना ठीकरी वाला पुलिस ने जो है वो इसका मुकदमा जो है उसी वक्त ही दर्ज कर लिया था जब उसकी बीवी ने यहाँ पर आकर दरख्वास्त दी थी और उसके बाद क्योंकि ये जो वाकया है ये 3 हफ्ते पुराना है, कोई वीडियो वायरल हुई है उसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आई है और पुलिस अब इस वक्त तीनों मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है और आज इनको अदालत में भी पेश किया गया था और उसके बाद जो अब मजीद तहकीकात जारी हैं कि इसके अलावा और लोग कितने जो है इनके साथ जो है शामिल थे ताकि उनको भी तफ्तीश में शामिल किया जाए और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। ठीक है शहरोज, इस बारे में मजीद तफसीलात आपसे आने वाले प्रोग्राम्स में लेंगे और जानेंगे कि क्या कार्रवाई हुई है। शुक्रिया, इस बारे में हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कौन सी अद्वियात मार्केट में नापैद हो गई हैं। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं और अब आपको बताते हैं कि कायमा कमेटी बराए सेहत के इजलास में जान बचाने वाली अद्वियात नापैद होने का इंकशाफ हुआ है। कमेटी ने बगैर लाइसेंस प्रैक्टिस करने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर्स पर भारी जुर्माने आयद करने की सिफारिश करते हुए काउंसिल के इंतखाबात कानून के मुताबिक कराने की हिदायत की है। जबकि मुल्क भर में इस वक्त कई ज़रूरी और जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत है, जबकि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ अमराज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 200 से ज़ायद अद्वियात की किल्लत पैदा हो चुकी है। टीबी, खून पतला करने वाली अद्वियात, मुख्तलिफ वैक्सीन और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं मिल रही हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक अद्वियात के ना होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस बहरान की बाइस मार्केट में स्मगल्ड और जाली अद्वियात फराहम की जा रही हैं। इक़्तिसादी राबता कमेटी इजलास में 26 नई अद्वियात की मंजूरी के साथ कीमतों में 14 से 20% इजाफे की मंजूरी भी दी गई। तमाम तर सूरत हाल से यकीनन आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है चूँकि उन्हें अद्वियात नहीं मिल रही हैं। क्या सूरत हाल है, आवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं, इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। असली अद्वियात ना होने से जाली और स्मगल शुदा मेडिसिन मार्केट में सप्लाई की जाने लगी, जिसके बाइस मुल्क भर में मेडिसिन महंगी और शॉर्ट हो गयी। गुज़िश्ता दिनों यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म को मरासला जारी किया था और खत में कंपनियों के ड्रैब के साथ मिली भगत करके कौमी खजाने को 500 अरब का नुकसान पहुँचाने के बारे में आगाह भी किया था।
यंग फार्मासिस्ट ने खत में कंपनियों पर बाहर से दवाएं मंगवाने और मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस होने का इल्जाम आयद किया था। खत में ड्रैप अफसरों पर मेडिसिन कंपनियों की खर्च पर बैरून मुल्क के दौरे और बेज़ाब्तगियों का भी इल्जाम आयद किया था। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन ने 26 नए अद्वियात की ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल कीमतों के तयन के हवाले से समरी पेश की। इससे कबल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अदम दस्तयाब दवाओं की तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन के लिए 200 दवाओं की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवाई। इससे कबल रवां साल ECC कमेटी 14 से 20% अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर चुकी। यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान में अद्वियात की किल्लत तशवीशनाक हद तक पहुंचने की तस्दीक 2 माह कबल की थी और मुतनब्बा किया था कि मरीजों को इनकी इस्तात के मुताबिक महफूज और मुअस्सर इलाज तक रसाई नहीं है। मरीजों को मुअस्सर इलाज और अद्वियात तक रसाई न देकर इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस संगीन सूरत हाल की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत और ड्रैप है। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नूर मेहर साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जान जहां है लेकिन मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत पैदा हो चुकी है। सर, क्या वजूहात हैं इसकी? इसमें सबसे बड़ी वजह तो ये है कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं माफिया बाज जो है इंतहाई ताकतवर हैं और वो हुकूमत की भी कुछ कमज़ोरियों की वजह से जो है अद्वियात की मसनूई किल्लत जो है पैदा की गई है। ख़ास तौर पे जब 19 मई को 1 लाख से ज़्यादा अद्वियात की कीमतों में 20% तक इजाफा किया गया है, जिसमें जान बचाने वाली सारी अद्वियात शामिल हैं। तो उसके बाद जो नए बैचेस जो हैं वो अभी मार्केट में आना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि महंगी वाला दवाई उनके पास पहुंचे और जो पुरानी वाली दवाई है वो उसको ज़्यादा 20% से भी ज़्यादा कीमत पे बेच सके। तो मसनूई किल्लत भी एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि हमारे जो इदारे हैं उन पे जो है इल्ज़ामात तो हम हुकूमत पर और ख़ास तौर पर ड्रग अथॉरिटी पर बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तान में ना ही जाली अद्वियात है, ना जो 500 अरब के या इस तरह के जो प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब होगा। बगैर सबूतों के किसी भी इदारे पर मैं समझता हूँ कि ऐसे इल्ज़ामात लगाना गैर मुनासिब है। हमें इक़दाम करने चाहिए। बतौर फार्मासिस्ट जो है हमारी जिम्मेदारी है कि अद्वियात की दस्तयाबी को जो है फार्मासिस्ट और फार्मेसीज़ और दीगर इदारे जो हैं मेडिकल स्टोर यकीनी बनाएं। खासतौर फार्मेसीज़ जो हैं जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्योंकि कीमतें कम दी जाती हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं उनको हाई प्राइसेस जो है ना दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक दवा जो है, एक मालिक्यूल जो है 1 प्राइस होनी चाहिए और ड्रग अथॉरिटी जो है खासतौर पर जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो जो बहुत सारे बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वहाँ पे छापे मारें और जो दवाइयाँ जो छुपाई हुई हैं उनको बाहर लेकर आएँ। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात कर लेंगे अवामी एसेट्स की। लापरवाही है या नाअहली? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शेखुपुरा नाअहल ट्रस्ट इंतज़ामिया की गफलत से टूट फूट का शिकार हो चुका है। स्टेडियम में सहूलियात न होने से डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस दूसरे अजला में खेले जा रहे हैं। खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम की इमारत में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि फर्नीचर खस्ताहाल और मशीनरी जंग आलूद होकर नाकारा हो गई है। ट्रस्ट इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत के बायस शेखुपुरा में क्रिकेट दम तोड़ने लगी है। क्रिकेट एक मकबूल जो है वो खेल है, लेकिन उस पर वो तवज्जो नहीं दे रही। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जावेद, बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? पूरा क्रिकेट स्टेडियम सहूलतों के फुकदान की वजह से यहाँ पे क्रिकेट की सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं और क्रिकेट ने यहाँ से रुख मोड़ लिया है। लापरवाह और नाअहल ट्रस्ट इंतज़ामिया की वजह से ये स्टेडियम जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। यहाँ पर 15 साल से जो क्रिकेट पिच है उसकी मिट्टी तक तब्दील नहीं की गई। यहाँ से अंदर से जंगले गायब हैं। जो मशीनरी है वो कटर जो हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं और जो फर्नीचर है वो भी टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर ना बिजली है ना पानी है और गंदगी
कि अंबार हैं, हर तरफ आपको गंदगी नजर आएगी, इमारत में दरारें पड़ चुकी हैं और ये भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे आप बताता चलूँ कि चेयरमैन ट्रस्ट की नाअहली की वजह से कई महीनों से इसका इजलास नहीं हो सका कि इसकी तवीनो रैश और यहाँ पे क्रिकेट की बहाली के लिए कोई इकदाम किए जा सके। शहरियों का कहना है कि चेयरमैन PCB क्रिकेट स्टेडियम को अपनी तहवील में लेकर इसकी तवीनो रैश पर काम कराएँ और इस खूबसूरत स्टेडियम को, जो कि सिडनी तरफ पर तमीर किया गया था, यहाँ पर क्रिकेट की रौनकें बहाल हों और क्रिकेट की सरगर्मियाँ वो दोबारा से जारी हो सके। जी जावेद मेराज हमें बता रहे थे कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। जो यहाँ पर नौजवान खेलने के लिए आते हैं वो भी अपने शिकवे शिकायतें कर रहे हैं, किस तरह से अपने जज्बात का वो इजहार कर रहे हैं, आपको वो दिखाते हैं। रुपये लगा के इन्होंने स्टेडियम बनाया हुआ है, इतने बच्चे बाहर खेलते हैं, इनको चाहिए कि ये स्टेडियम खोलें ताकि यहाँ टूर्नामेंट हो। ये बनाया किस लिए? फिर स्टेडियम अगर बंद ही रखना था तो किस वजह से आप लोगों ने बनाया? यहाँ पे क्रिकेट भी नहीं होना तो बंदा टूर्नामेंट कौन से आगे खेलने हैं? ना इधर कोई अच्छी मैनेजमेंट है, स्टेडियम की कोई केयर नहीं है, सीटें और सारी फैसिलिटीज़ जो है ना वो ज़ीरो हैं। ये खेलने के भी काबिल नहीं है, इतना गवर्नमेंट का इधर पैसा लगा हुआ है और इधर अभी भी नहीं लोगों ने खेलना, तो कब खेलना है? स्टेडियम तबाह बर्बाद हो गया है, यहाँ ना कोई खेल हो रहा है ना कोई मैच हो रहा है, इसको तबाह कर दिया गया। जब भी यहाँ पे कचरा नजर आता है, हमें खेलने के लिए ग्राउंड नजर नहीं आता। PCB को इस पे एक्शन लेना चाहिए, यहाँ पे क्रिकेट को दोबारा बहाल होना चाहिए। तो नाजरीन, मुल्तान और झंग के लारी अड्डों में सहूलियात का फुकदान है, जबकि झंग लारी अड्डे में ना तो मुसाफिरों के लिए बैठने का कोई इंतजाम है, ना ही साफ पानी है और वॉशरूम की सहूलियात भी नहीं है। लारी अड्डे के दाखिली और खारजी रास्तों पर 2-2 फीट तक सीवरेज का पानी जमा रहता है और इससे मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। झंग से अली अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा यहाँ पर क्या पुरसाने हाल है, इंतजामिया इस पर क्यों हरकत में नहीं आती? झंग के लारी अड्डे का शुमार रकबे के लिहाज से पंजाब के बड़े लारी अड्डों में होता है, जहां से पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से सहूलियात का फुकदान मुसाफिरों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। लारी अड्डे में ना तो बैठने की कोई जगह है और ना ही पीने का साफ पानी मौजूद है, जबकि वाशरूम की सहूलत भी मौजूद नहीं। जबकि लारी अड्डे में सफाई का निज़ाम अबतर हो चुका है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सीवरेज का पानी जमा है। लारी अड्डे के दाखिली और खारजी रास्तों पर 2-2 फुट तक सीवरेज का पानी जमा होने से मुसाफिर परेशान दिखाई देते हैं और झंग के लारी अड्डे में मसाइल की भरमार से मुसाफिरों समेत ट्रांसपोर्टर हजरात को भी मुश्किलात दरपेश हैं। जी, और ये सिर्फ झंग और इसके इर्द गिर्द शहरों के मसाइल नहीं हैं, बल्कि दीगर बड़े शहरों के भी यही मसाइल हैं। कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से भी बात करें, अपने नुमाइंदगान से जान सकें। अगर आप भी अपने शहर के मसाइल, अपने गली मोहल्लों के मसाइल हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हमें मैसेज करें, हमें वीडियो भेजें, हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में शामिल करें और आपके मसाइल उजागर करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। खुदा हाफिज।